अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप लाहौर बोर्ड का ग्रुप 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था तो मुझे जाना पड़ गया, अब दोबारा से देख लें वही क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। वो कह रहे हैं इसमें x इज इक्वल टू 0 हो तो पी एक्स फाइंड करें। x की जगह 0 पुट करना है, पहले लिखना है पी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर लिखना पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x है, x की पावर यहाँ भी x है, यहाँ भी 0 लिखा, यहाँ x है, यहाँ 0 लिखा, 0 की पावर 4 प्लस 3 0 की पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की पावर स्क्वायर है, माइनस 5 x की जगह क्या लिखना है 0 0 लिखा प्लस 9। 0 की पावर जितनी भी लेंगे 0 आएगी, इधर भी 0 की जितनी पावर लेंगे वो 0 ही आएगी। 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 0 प्लस 0 माइनस 0 और प्लस 9 तो 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का 2 होल स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x। ये फॉर्म बनेगी, ये आपको दी हुई है। ए इधर आएगा 2। मैंने लेड पेंसिल पकड़ी थी कि आपको बता दूँ। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो 2 बाहर वाला 2 ऐसे भी अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8y का स्क्वायर, और ये अब आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास फैक्टराइजेशन लिखी हुई है, 4 वैल्यूज़ हैं। जब 4 वैल्यूज़ हों दो में से कॉमन लेते हैं, तरतीब देना पॉसिबल हो तो दे देते हैं। इसमें से ये एज इट इज़ ऐसे ही कॉमन आ जाएगी। ए एक्स प्लस ए वाई में से आपके पास ए कॉमन आ जाएगा, आंसर आ गया। इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की 1 है, छोटी पावर कॉमन आती है, एक्स बाहर आ गया, 2x थे, एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पर आ गया आपके पास x प्लस वाई। मिड वैल्यू सेम आ गई, मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। x प्लस वाई एक दफ़ा लिख लिया, a माइनस एक्स लिखा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे है 2x की 3 3x का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है। सेपरेट सेपरेट क्यूब का फार्मूला क्या था 10th क्लास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 3x प्लस 1। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 3x रखूँगी। 3x का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी था, तो मैं पहले अब इसे माइनस करूँ। प्लस वाला फार्मूला है तो ए बी के साथ माइनस आता है, और अगर माइनस वाला फार्मूला है तो शुरू माइनस लग के बाकी ओवरऑल प्लस लगता है। माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू आपके पास 1 है, और प्लस बी का स्क्वायर। बताएं भाई बी की वैल्यू क्या आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर खोलें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 हो जाएगा 1 के साथ, 3x 1 ज़ार 3x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फाइंड HCF मतलब आधे आज़म मालूम करें बाय फैक्टराइजेशन तर्जी के तरीके से। तो लिखें फैक्टराइजेशन FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ 14a स्क्वायर बी, और सी दो कितनी बार 14 था, तो 7 बार 14 था, 2 इंटू 7, और ए स्क्वायर 2 दफ़ा है तो मैं 2 दफ़ा ए लिख रही हूँ, और फिर बी है, और फिर आपके पास सी है। नेक्स्ट है FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ 21ab का स्क्वायर। तो 3 7 बार 21 होता है। ये तो एक एक लफ्ज़ की थी, तो एक एक डिजिट की थी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ए की जगह ए लिख रही हूँ, बी स्क्वायर मतलब एक दफ़ा बी और 2 दफ़ा बी। ठीक है ना, ए ये होगी फैक्टराइजेशन। अब कॉमन ढूंढने की बारी है।
एक ये कॉमन फैक्टर है आपके पास और एक ये बी कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो फिर हम लीस्ट कॉमन वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट में से 7 कॉमन है तो लिखें कॉमन फैक्टर्स COMMON कॉमन फैक्टर्स FACTORS कॉमन फैक्टर्स आपके पास 7 है, A है और B है। ये कॉमन फैक्टर है और यही आपका HCF है। HCF में 7AB ही लिख देंगे और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF इज इक्वल टू 12P की 3Q की 3 8P की स्केयर QR की 3 और 4P स्केयर Q की 3 और R। ठीक हो गया। अब फाइंड HCF है तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही था, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 12 है, P की 3 है और Q स्केयर है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ 8 है आपके पास, P स्केयर है, Q है और R की 3 है। थर्ड वैल्यू आपके पास है FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4 है, P का स्केयर है, Q की 3 है और फिर R है। ठीक होगी। फिर हमारे पास आना चाहिए कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन FACTORS फैक्टर्स और लास्ट में आप क्या करते हो HCF लिखते हो। ठीक है, अब आ जाए इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। 12 होता है कितना 12 होता है 12 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 6 बार, 2 3 बार और 3 1 बार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8, 2 1 2, आगे लिखा हुआ है 4। अब मैं 12 की जगह लिख रही हूँ, ज़रा खुला खुला लिखूँगी, 2 लिख रही हूँ, फिर 2 लिख रही हूँ, फिर 3 लिख रही हूँ। ठीक है, फिर आपके पास P की 3 है, कॉम सबसे छोटा P के आपके पास P स्केयर है, हर एक में P स्केयर है। तो P3 को P स्केयर इंटू P लिख लूँगी ताकि आपके पास P स्केयर कॉमन आ जाए। और नेक्स्ट आपके पास Q स्केयर है तो छोटी पावर Q की जस्ट Q है तो Q इंटू Q लिखूँगी। ठीक है, आगे पहली रकम में कोई R नहीं है। दूसरी रकम में आपके पास 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। P स्केयर है, अगले में Q एक ही बार है और R 3 दफ़ा है तो R चाहे 3 दफ़ा लिख लें। नेक्स्ट आपके पास 4 है, 2 इंटू 2 4 होता है, P स्केयर है और आगे Q की 3 है तो इसे Q इंटू Q स्केयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ और फिर R। ठीक है, अब कॉमन ढूंढने की बारी है। एक तो ये कांस्टेंट में एक ये वाला 2 कॉमन है, दूसरा ये वाला 2 कॉमन है, तीसरा ये P स्केयर कॉमन है हमारे पास, चौथा आपके पास ये Q कॉमन है, ये Q स्केयर नहीं है जस्ट Q है। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, बाकी कोई रकम ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन है, ये 2 2 में कॉमन है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर है 2 इंटू 2। फिर आपके पास P स्केयर और Q है तो 4P स्केयर और Q आपके पास HCF आ गया है। आगे LCM है FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ X स्केयर Y Z है RIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई स्केयर है और FACTORIZATION फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई जी का स्केयर है। कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन FACTORS कॉमन फैक्टर्स और आगे है अनकॉमन फैक्टर क्योंकि एलसीएम है COMMON अनकॉमन फैक्टर्स FACTORS। और नेक्स्ट में आपके पास एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो अनकॉमन फैक्टर के साथ। ठीक हो गया, ये तो आपका परफॉर्मा बन गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स की छोटी पावर, अच्छा एक्स 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा एक्स और 2 दफ़ा एक्स, फिर y है और फिर आपके पास z है। नेक्स्ट में x 1 दफ़ा है और y 2 दफ़ा है। एक दफ़ा y इधर लिख लेती हूँ, एक दफ़ा y के नीचे लिख देती हूँ। दूसरे में z 2 दफ़ा है, एक दफ़ा x है, एक दफ़ा y है और एक दफ़ा आपके पास 2 दफ़ा z लिखा हुआ है।
लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दो में भी कॉमन हो वो कॉमन तस्वर किए जाएंगे। तो पहले तो आप जो तीनों में कॉमन है वो लगा लें, ये एक्स तीनों में कॉमन है, ये वाई तीनों में कॉमन है, ये बस दो ही थे। अब ये जी दो में कॉमन है। लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा भी, ठीक है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स, वाई और जी। और अनकॉमन में एक ये एक्स है, ये वाई है और एक ये वाला जी है। अनकॉमन फैक्टर में भी एक्स, वाई और जी आ जाएगा। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जी के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन इर्रेशनल नंबर विद एग्जाम्पल। गैर नातक अदाद की डेफिनेशन लिखें, तारीफ लिखें विद एग्जाम्पल। तो पहले इंग्लिश में देख लें। आ रियल नंबर विच इज़ नॉट आ रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर एक्स, यानी जो वैल्यू पी ओवर एक्स की फॉर्म में ना लिखी जा सके उससे एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो गैर नातक अदाद होती है। अब इसकी उर्दू में डेफिनेशन ये लिखी हुई, एक हकीकी अदद जो कि नातक अदद ना हो गैर नातक अदद कहलाता है। एक गैर नातक अदद को पी ओवर क्यू की शक्ल में बयान नहीं किया जा सकता। मिसाल है जज़र के अंदर 2 और जज़र में 3। एक हकीकी अदद जो कि नातक अदद ना हो गैर नातक अदद कहलाता है। एक गैर नातक अदद को पी ओवर क्यू की शक्ल में बयान नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जज़र में 2 और जज़र में 3। यह आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से नेक्स्ट एक रह गया इस पार्ट का, डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। मसला बाकी बयान करें। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए सच दैट पी इज़ इक्वल टू 0 दैन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है, दो है, उनमें से मैंने एक लिख लिया है। एक कसीर रकमी पी ओवर एक्स को एक्स माइनस ए पर तकसीम किया जाए और पी ए इज़ इक्वल टू 0 हो तो पी एक्स माइनस ए पी एक्स का जुज़ु ज़रबी होगा। एक कसीर रकमी पी एक्स को एक्स माइनस ए पर तकसीम किया जाए और पी ए इज़ इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर 0 आए तो एक्स माइनस ए पी एक्स का जुज़ु ज़रबी होगा। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, यानी पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6 हो जाएगा, 5 3s are 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। 6x है, ये इधर ले आए, माइनस x हो जाएगा। ये 25 है, माइनस प्लस 15 है, उस तरफ जाकर माइनस 15 हो जाएगा। ये 5x हो जाएगा। 5 में से 5 0, 2 में से 1 निकाले 1। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 कितनी बार 10, 5 2 बार 10 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। पहले आप इसे प्लस 5x है उस तरफ ले जाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाली होती है, फिर x होती है और फिर कांस्टेंट होती है। एक्स स्क्वायर 6 की जगह नहीं बदली, जस्ट 5x था, मिड में आ जाएगा वो माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ये वाली अपनी जगह पर थी, ये दूसरी तरफ गई थी, तो ये माइनस होना था। मैं उस तरफ भी ले गई और तरतीब भी दे दिया है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 6 के पेयर 6 1s are 6 होते हैं, माइनस 6। अब देखते हैं, पहले ये पेयर बन जाते हैं। एक्स स्क्वायर बड़ी वाले के साथ वो साइन जो मिड में है, तो मिड में माइनस इधर और प्लस इधर ला जाएगा। माइनस 6x और प्लस 5 है प्लस x माइनस 6x और प्लस 6। इसमें से क्या कॉमन है, नहीं आएगा, क्योंकि ये देखें 6, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो फिर ये x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें से 6 आएगा तो x माइनस 1 आ रहा है, मतलब ये पेयर नहीं इसके बनेंगे। अब आप दूसरे वाले पेयर बना लें। इसके दो कितनी बार 6, 2 3 बार 6 होते हैं। बड़ी वाली के साथ वो साइन जो मिड में माइनस लगेगा, दूसरे के साथ माइनस लगेगा तो माइनस 5 बन जाएगा, इसलिए मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया। अब पेयर बना लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। इसमें से x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है, माइनस 2, तो x इधर रहेगा। प्लस माइनस माइनस 2 कितनी बार 6, 2 3 बार 6 हो जाएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था अगर इक्वल टू 0 हो तो दो वैल्यूज़ निकलती हैं, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0।
अब मैं दो वैल्यूज़ निकालने लगी हूँ। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 है, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और इसी तरह x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, तो x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में आपके दो आंसर आएंगे, एक तो 3 आएगा और दूसरा आपका पॉजिटिव 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड वाला है। मॉड को हटाकर अगली वैल्यू के साथ क्या लगाते हैं, 10 क्लास प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं। इस तरह क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 5 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू नेगेटिव 5। ठीक है, ये प्लस 1 है, 5 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 1 है, उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई, और इसी तरह x अपनी जगह पर माइनस 5 अपनी जगह पर, प्लस 1 है, उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 6 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है CHEC के चेक करेंगे तो यहाँ पर है 4 प्लस 1 तो इज़ इक्वल टू 5, 5 इज़ इक्वल टू 5, और नेक्स्ट आपके पास है -6 है, तो हम x की जगह पर -6 रखा और +1 रखा, इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 5, ये -5 आ गया। मैंने आपको कहा था मॉड में -a बराबर होता है a के, ये सेटिस्फाइड है। SATISFIED सेटिस्फाइड है दोनों। तो सोल्यूशन सेट में आप दोनों वैल्यूज़ लिखोगे, 4 भी लिखोगे और फिर -6 भी लिखेंगी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करें। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, -3 क्या ये चीज़ें नहीं लिखूंगी, जिसमें वैल्यू गिवन है वेरिएबल वो चीज़ लिखूंगी। मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, पहली के इक्वल है, चौथी के इक्वल है, तो ये मैं इसी तरह लिख के तो दो वैल्यूज़ निकालने लगी हूँ। x प्लस 3 वो कह रहे हैं 2 के इक्वल है, और 3y माइनस 4 वो कह रहे हैं 2 के इक्वल है। ठीक है, x अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह, +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, -1 2 में से 3 निकाल देंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह 3y इज़ इक्वल टू 2 + 4 है हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये आपका आंसर, आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना ही पूछा था। ये फोल्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रोडक्ट्स को, यानी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसे मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं लिखने लगी हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -3 को -1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं -1 के साथ, 2 को -1 के साथ। अब आगे जाऊँगी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ देने लगी हूँ, -3 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ये ना मुझसे टेढ़ा हो गया, -3 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 5 के साथ, और +2 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ मैं 3 के साथ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड रो ले लेनी है, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ तो सारा काम पूरा हो गया हमारा। अब मैं सेकंड रो ले रही हूँ, ये है हमारे पास सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर हमारे पास 4 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और प्लस -1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 के साथ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा, 5 4 बार 20 हो जाएगा, 3 2 बार 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे -1 निकालेंगे -3 आ जाएगा, और यहाँ से 15 में 6 ऐड कर देने आपने ये प्लस का साइन है। हाँ जी, 15 में से आपने 6 निकाल देने, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9, और अब आपने 20 में से 3 निकाल देंगे तो ये 17। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 19 -3 और 17 पिछले पेपर में भी नहीं था मल्टीप्लिकेशन के लिए। 1 -9 3 और 17 जी, -9 15 के साथ ये माइनस है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन मुझे सेम लग रहा है जी। ट्रांसपोज आइडेंटिफाई द, नहीं उधर सिंगुलर था। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। फर्स्ट आप टेकिंग ट्रांसपोज TAKING, टेकिंग
TRANSPOS टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड का ट्रांसपोज आप लेंगे। टी का ट्रांसपोज ले लिया, A माइनस बी सी और D लिखा, और इसके ऊपर भी T लिख लूँगी। अब मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सी की 3, अब ये जो लेटी हुई लाइन है इसे खड़ा कर दूँगी, मतलब A माइनस बी आ जाएगा और C और D आ जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज ले लिया गया, तो दूसरी तरह से T भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में एक्स फाइंड करना है। ये इनइक्वालिटी आपके पास, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, तो अब एक्स वाली इकट्ठी करेंगी। ये एक्स है, -2 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। ये 5 है, -7 है, तो उधर जाकर +7 हो जाएगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं। एक तो इस तरह से था, और दूसरा जब हम उधर लेके जाते थे वैल्यूज़ को तो उधर ही प्लस माइनस करते थे। अब ये भी इन है, तो फिर मैंने इसी मेथड से कर दिया। 7 5 12 होता है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 कितनी बार, 3 4 बार 12, और ये आपका आंसर है x लेस दैन 4। Define linear equation खती मसावात। An equation that can be written in the form of ax plus b is equal to 0। a बराबर नहीं है 0 के, where a and b are constant and x is a variable is called a linear equation in one variable। आ गया define quadratic equation दो दर्जे मसावात की। A quadratic equation in one variable is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0। Here x is a variable whereas a, b, c are the real numbers। A quadratic equation in one variable is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a बराबर नहीं, a does not equal to 0। Here x is a variable where a, b and c are the real numbers। अब उर्दू में देख लें, एक मतगैर में ये खती मसावात किया है। एक मतगैर में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक मतगैर में दो दर्जे मसावात को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में लिखा जा सकता है, जबकि एक बराबर नहीं होता 0 के। यहाँ एक्स एक मतगैर है और ए बी सी हकीकी अदाद है। एक मतगैर में दो दर्जे मसावात को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में लिखा जा सकता है, जबकि ए बराबर नहीं है 0 के। यहाँ एक्स एक मतगैर है और ए बी सी हकीकी अदाद है। खती मसावात की ये है उर्दू में यकदर्जी मसावात, यकदर्जी कसीर रकमी वाली मसावात हती मसावात, यकदर्जी कसीर रकमी वाली मसावात हती मसावात कहलाती है। ऐसी मसावात जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ए बराबर नहीं है 0 की शक्ल में लिखी जा सके, जबकि ए बी मुस्तकिल मिकदारें और एक्स मतगैर है। एक मतगैर में यकदर्जी मसावात कहलाती है। यकदर्जी मसावात कसीर रकमी वाली खती मसावात कहलाती है। यकदर्जी कसीर रकमी वाली मसावात खती मसावात कहलाती है। ऐसी मसावात जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ए बराबर नहीं है 0 की शक्ल में लिखी जा सके, जबकि ए भी मुस्तकिल मिकदारें और एक्स मतगैर है। एक मतगैर में यकदर्जी मसावात कहलाती है। क्लियर। अब दो दर्जी मसावात की भी उर्दू में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज़ 14, फाइंड इट्स एरिया। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। इफ़ व्हाट इज़ द एरिया इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ़ डायगोनल इज़ गिवन 1/2 एल स्क्वायर है। जी 10th क्लास बताएं। वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर area of square if diagonal is given 1/2 L square जी। ये लेंथ है ना, एरिया लिखें, एरिया ऑफ स्क्वायर AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर SQUAR स्क्वायर इफ़ डायगोनल इज़ गिवन DIAGONAL, डायगोनल इज़ गिवन GIVEN। ये मैंने सारी चीज़ें इधर लिख ली और यहाँ पर लिख लूँ फार्मूला 1/2 L का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 अपनी जगह पर L की जगह ये 14 है तो 14L है, L इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, इधर 14 लगा दिया और इसका स्क्वायर ले लें और फिर इसे 2 पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 और 14 का स्क्वायर ले लेंगे आप, तो देखें क्या आता 14 का स्क्वायर। ये 14 है, ये इसका स्क्वायर का बटन है, तो 1
96 आ रहा है, 196 है। ओवर में 2 का मतलब है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो फिर हमारे पास 98 आ जाएगा। 98 आगे सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड किया आपने, तो मैंने आपको बताया था एरिया फाइंड करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। नेक्स्ट है फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोस्केल ट्राइंगल ईच ऑफ व्हूज लेग इज एल। हाइपोटेन्यूज ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल का भी जिक्र किया, मतलब इसमें एक एंगल राइट एंगल का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि हाइपोटेनियस है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो लेंथ होगी एक साइड की भी एल और दूसरी साइड की भी मैं एल ले लेती हूँ, क्योंकि सेम ही लिखनी है ना। एक उन्होंने लेग एल दी हुई है ना, तो दूसरी भी एल ही होगी। सी की वैल्यू आपके पास फाइंड द हाइपोटेन्यूज और अच्छा एच सी स्क्वायर फाइंड करना है। ये एल का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर हो गए हैं, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 एल स्क्वायर। तो अब जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 2 एल स्क्वायर का, तो ये कट के सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और एल आ जाएगा। ये आपके पास साथ क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा, ना सेंटीमीटर ना कुछ, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। पहली वैल्यू आपके पास x1 होती है, दूसरी y1 होती है, फिर x2 होती है और फिर y2 होती है। डिस्टेंस का फार्मूला है d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। आपके पास डिस्टेंस x2 की वैल्यू -2 है, ये माइनस है और ये यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू आपके पास -1 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम 3 लगा देंगे आपके पास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर। अब आपके पास प्लस माइनस माइनस -1 का स्क्वायर हो गया, ये -1 और ये माइनस फार्मूले का -3 -4 हो जाएगा। -4 का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहे हैं लोकेट 0 4 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको लोकेट करें, ज़ाहिर करें। तो पहले कार्टेशियन प्लेन बनेगी, जो मैंने ब्लैक से बनाई हुई थी। अब ये 0 से 4 तक है, तो मैं जस्ट 4 का टेबल ही ले लूँगी, तो अब हमारी छोटी सी बन जाएगी। मैं छोटी सी ही बना लेती हूँ, ठीक हो गया। ये अब आपके पास वर्टिकल लाइन है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास अब ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये 0, ये लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक हो गया हमारे पास। अब हम इस पर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वो पता नहीं ब्लैक से की थी ज़रा। ये 0 है आपके पास और ये 4 है और ये 8 है, -4 -8 4 और 8 और -8 है, ठीक हो गया। x की 0 है और y की वैल्यू आपके पास 4 है, तो अब आपने डॉट लगाना है, डॉट लगाएं, यानी जस्ट y का लगेगा, क्योंकि x एक्सिस पर x तो 0 है ना, तो y की जहाँ y लिखा हुआ है पॉजिटिव y 4 कहाँ है, हाँ यहाँ पर ये डॉट लगा है, तो जस्ट यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा। ये डॉट आपको शो कर रहा है, आप यहीं पर लिख दें 0 और 4, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन राइट एंगल कायमा जाविया क्या होता है। इंग्लिश में देखें, राइट एंगल कंटेन्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। जाविया कायमा का दर्जा 90 डिग्री होता है, 90 दर्जे होता है। डिफाइन पैरेललोग्राम मतवाजुल अज़ला को कहते हैं। क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 शक्ल वाली। क्वाड्रिलेटर विच 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, एक क्वाड्रिलेटर जिसमें ये खसूसियत हो कि उसकी 2 साइड्स पैरेलल हों, मतवाज़ी हों एक दूसरे के, तो वो फिर
पैरेललोग्राम हो जाएगी। अ क्वाड्रिलेटर विच टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, अ क्वाड्रिलेटर विच टू पेयर्स PAIRS पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। उर्दू में ऐसी चकोर जिसके दो मुखालिफ अज़ला के जोड़े मतवाज़ी हों, ऐसी चकोर जिसके दो मुखालिफ अज़ला के जोड़े मतवाज़ी हों, ऐसी चकोर जिसके दो मुखालिफ अज़ला के जोड़े मतवाज़ी हों। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, डिफाइन मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मसलस के वस्तानिये। इंग्लिश में देखें, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex. A midpoint of a triangle is a line segment joining a vertex VERTX to a midpoint of the side opposite to the vertex. A midpoint of a triangle is a line segment joining a vertex to a midpoint of the sides opposite to the vertex. ठीक है, मसलस के वस्तानिये, ये हमने उर्दू में भी पढ़ी थी। किधर गए मसलस के वस्तानिये? आज बेटा निकालती हूँ, मैंने उर्दू वाली दोबारा नहीं थी लिखी, कि एक बार लिखी हुई है। ये है मसलस के वस्तानिये। पहला पेपर है जी। मसलस के वस्तानिये की नहीं लिखी मैंने उर्दू में। ये है मसलस के वस्तानिया। किसी मसलस का वस्तानिया वो के तहत होता है, लाइन सेगमेंट के तहत को कहते हैं, वो के तहत होता है जो मसलस के रास को इसके मुखालिफ ज़िला के वस्ती नुक्ते से मिलाता है। मसलस के किसी मसलस का वस्तानिया वो के तहत होता है जो मसलस के रास को उसके मुखालिफ ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाता है। किसी मसलस का वस्तानिया वो के तहत होता है जो मसलस के रास को इसके मुखालिफ ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, डेफिनेशन, डिफाइन कॉन्ग्रेंट फिगर मतमासल अशकाल, द ज्योमेट्रिक टू ज्योमेट्रिकल GEOMETRICAL टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम साइज एंड शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे जो सेम साइज़ हों और उनकी शक्ल भी यानी सेम हो। दो हिंसी अशकाल जो शक्ल और जिसामत में यकसा हो, दो हिंदसी अशकाल जो शक्ल और जिसामत में यकसा हों मतमासल अशकाल कहलाती हैं। दो हिंदसी अशकाल जो शक्ल और जिसामत में यकसा हों मतमासल अशकाल कहलाती हैं। ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन आपका, फाइंड द एंगल C एंड D। C और एंगल डी फाइंड करें। ये C लिखा हुआ है और ये D लिखा हुआ है। C वाली लाइन के ऊपर ये C है, यहाँ C लिखा हुआ है, इसके ऊपर 145 है। 145 प्लस C इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन 180 के इक्वल होती है। C है अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी ही जगह पर रहेगा, दूसरी तरफ 145 ले जाएं और फिर C की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 145 माइनस कर दें। 180 माइनस 145 है, हमारे पास 35 आ जाता है एंगल, 35 आ जाता है। आगे आपके पास ये D है, ये 180 है, आपके पास ये प्लस 35 है तो माइनस 35 हो जाएगा। 180 माइनस 35 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 145 आ जाएगा आपके पास। D इज़ इक्वल टू 145। ठीक है, आपके पास C की वैल्यू भी आ गई, आपके पास D की वैल्यू भी आ गई। ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर था, इधर D था, यहाँ 35 लिखा हुआ था क्योंकि ऑलरेडी C की वैल्यू हमने निकाली थी 35। तो इस लाइन के ऊपर भी C है तो मैंने C प्लस यानी 35 C लिखा था ना, C की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 35 प्लस D इज़ इक्वल टू 180। नहीं समझ आती तो आप ये दो सिचुएशन याद रख लें कि एक लाइन के ऊपर आपके पास 145 प्लस C था, वो 180 के इक्वल होती है स्ट्रेट लाइन। दूसरी स्ट्रेट लाइन जब आपने ली तो देखें ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ C लिखने की बजाय C की वैल्यू लिख दी 35 प्लस D, ये वाली लाइन के ऊपर 35 प्लस D, ये स्ट्रेट लाइन भी 180 के इक्वल होती है। यहाँ मैंने लदा से बनाई भी खुद से याद रखने के लिए कि इसे शायद इस तरह से किया है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड सॉल्व हो गया, लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 2023 पेपर था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नए अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ये आज हमारा जल्दी ख़त्म हो गया, पहले 59 मिनट्स में थी। चलें ठीक है, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको शायद स्पीड ज़्यादा तेज़ लगी हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।